दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। अगर बहुओं के लिए घर की हर जिम्मेदारी और काम है तो फिर घर पर हक क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के बाद भी मुझे मेरे ससुराल में इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बीमार पिता को कुछ दिन यहाँ रख सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। पर प्रतिमा रोते हुए अपने पति प्रशांत को कह रही थी, जरूर है प्रतिमा, पर हुआ क्या बाबूजी को, और ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सुबह से शाम तक मैं ऐसा क्या हो गया जिसकी भनक मुझे नहीं है? आपको कैसे पता रहेगा जी? आप सुबह 8 बजे दुकान जाते हो और रात के 10 बजे घर लौटते हो, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि दिन भर आपके पीठ पीछे घर पर क्या हो रहा? और ऊपर से माँ जी कहाँ चाहती हैं कि उनका बेटा अपने ससुराल का हाल समाचार जाने। इसी बात का तो दुख है कि आप घर में रहते हुए भी घर की बातों से कहीं दूर हैं। क्या पहेलियां बुझा रही हो प्रतिमा? जो भी है साफ साफ को। प्रतिमा की तरफ देखते हुए प्रशांत कहता है। फिर प्रतिमा सारी बात बताती है। अभी कुछ दिनों से बाबूजी का शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ था और तबीयत खराब चल रही थी। गांव में उन्हें दिखाया गया पर बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। इसीलिए मैं बड़े भैया को बोली कि बाबूजी को लेकर यहाँ चले आए ताकि यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो सके। मेरी बात मानकर बड़े भैया कल रात की ट्रेन पकड़कर आज सुबह सुबह आपके जाने के बाद बाबूजी को लेकर यहाँ आ गए और किडनी के बाद के जाने माने डॉक्टर से दिखा लाए। डॉक्टर ने एक हफ्ते की दवाई लिखकर दी और इसी शहर में रहने की हिदायत दी। इसलिए मैं बाबूजी के रहने की व्यवस्था देवर जी के बंद कमरे में कर रही थी। पर जैसे ही माँ जी को मेरे बाबूजी के यहाँ रुकने की बात पता चली, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वह मुझसे झगड़ने लगी, ये कहकर कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मर्जी के बगैर कोई इस घर में पनाह नहीं ले सकता। ऊपर से बहू के मायके वाले तो कतई नहीं। अगर एक बार बेटी के यहाँ रहने की आदत हो गई तो बार बार आने की लत लग जाएगी उन्हें। ऐसा करने के साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत खड़ी खोटी सुनाई और फिर कहने लगी, मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे बेटे के कमरे में अपने बाप को ठहराने वाली तुम कौन होती हो? अपने बाप के घर से लाई थी क्या ये मकान जो किसी को भी यहाँ आश्रम दे रही हो? ये मेरा घर है, रोहिणी निवास, कोई धर्मशाला नहीं जो अपनी मन मर्जी करोगी। माँ जी की सीखती हुई आवाज़ सीधा बाबूजी और बड़े भैया के कानों में पड़ी और वह अपना सामान बांध कर जा ही रहे थे कि माँ जी बाबूजी को भला बुरा कहने लगी, शर्म नहीं आता है बेटी के घर बीमारी का बहाना लेकर रहने में? ये आपकी बेटी का ससुराल है, कोई सराय खाना नहीं। कुछ तो शर्म किया होता समधी जी। बाबूजी को बेइज्जत करने के बाद बड़े भैया को ताने देने लगी, अरे इतनी चिंता है अपने बाबूजी की तो ले जाओ किसी होटल में रखो, सब कुछ फ्री में ही सही है क्या? जो मुंह उठाकर बहन के ससुराल चले आई। माँ जी की ऐसी बातें सुनकर बाबूजी सुन तो हो गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे नस काटो तो खून नहीं। कितना बड़ा लासन लगा दिया गया एक बीमार पिता के ऊपर। ऐसा हुआ जो भैया तुरंत बाबूजी को अस्पताल के निकट एक कमरे में ठहरा दिया। अगर यहाँ रहते तो जीते जी मर जाते और बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती है। कहते कहते प्रतिमा शीशक उठती है। प्रतिमा को यूं शीशकते देख
प्रशांत उसे पानी देता और कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ प्रतिमा, फिर मैं माँ से बात करता हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और मैं शांत हो जाऊँ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आज तो फैसला होकर रहेगा। अरे मैंने अपनी सारी जवानी आपके माँ बाबूजी की सेवा में बिता दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। मुझे उनके पैसे कौड़ी या कोई संपत्ति नहीं चाहिए थी, सिर्फ मुझे मेरा और मेरे मायके वालों का सम्मान मांगा था, पर ये चीज मुझे आज तक नहीं मिला। कहते कहते प्रतिमा का गला भर आता है, फिर कुछ देर शांत होकर कहती हैं, आज आप मुझे ये बताओ कि क्या ये घर सिर्फ माँ बाबूजी का है? हमारा इस पर कोई हक नहीं है। हमने अपने शादी के 20 साल दिए हैं इस घर को सींचने में, फिर भी इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर ऐसा है फिर हमारा घर कौन सा है जी, जिसे मैं हक से अपना कर सकूं? अगर बहुओं के लिए घर का हर जिम्मेदारी और काम है, तो फिर घर पर हक क्यों नहीं? क्यों हमें इस हक से वंचित रखा जाता है प्रशांत? क्यों हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ नहीं बुला सकते? अगर ऐसा है तो मुझे भी मेरा घर चाहिए, जिसे मैं हक से अपना कर सकूं। कहते कहते बार बार प्रतिमा फपक पड़ती है, पर आज वो चुप नहीं रहना चाहती थी। पिछले 20 सालों से भरे दर्द के गुब्बारा फट जाना चाहता था। अरे बाबूजी कौन सा शौक से आए थे अपनी बेटी के यहाँ रहने? वो तो मजबूरी थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा। अगर उनका बस चले तो वह बेटी के घर का पानी तक ना पिए, और शुरू से वही तो करते हैं। आज तक तो कभी अपनी बेटी के ससुराल में कदम तक नहीं रखे, क्योंकि उन्हें पता था माँ जी का स्वभाव। वह तो मेरे जिद करने पर आ गए और मेरी जिद की वजह से ही उन्हें ये बेइज्जती सहनी पड़ी। मैं पूछती हूँ, क्या यही है माँ जी के संस्कार, जिसका बखान दुनिया के सामने करती रहती हैं प्रतिमा आक्रोश और दुख से भरकर अपनी वेदना प्रशांत से कर रही थी। आज माँ जी का व्यवहार प्रशांत की आंखों में भी खटक सा गया। वो तुरंत प्रतिमा का हाथ पकड़ा और अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ रोहिणी जी अपनी पति सुरेश जी को आज सुबह हुए घटना की चर्चा ही कर रही थी, जिसमें वह प्रतिमा के परिवार वालों पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कह रही थी, प्रशांत के बाबूजी, ये जो बहू के परिवार वाले सब के सब बेकारी हैं। देखिए तो कैसे दो पैसा बचाने के लिए बीमारी का बहाना करके हमारे घर मुंह उठाकर चले आए थे। शर्म भी नहीं आता है ऐसे बिन बुलाए भिखारियों को ऐसा कह ही रही थी रोहिणी जी की प्रशांत पीछे से चिल्लाता है, माँ आपको शर्म आनी चाहिए अपने बहू के बीमार पिता के बारे में ऐसा कहते हुए। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो भी बीमार आदमी के लिए सी शर्म आती है मुझे आपकी ऐसी छोटी सस पर। माँ व प्रतिमा के जन्मदाता है, कुछ तो लिहाज किया होता उनका। वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे, बल्कि प्रतिमा ने बुलाया था। अगर यहाँ रुक भी जाते तो कौन सा अनर्थ हो जाता? माँ आप भी तो अपनी बेटी के यहाँ जाते हो ना, तो फिर प्रतिमा के बाबूजी क्यों नहीं आ सकते? अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपका कोई ऐसा अपमान करता तो आपको कैसे लगता? माँ कुछ तो रिश्तों पर का मान रखिए माँ। और अगर प्रतिमा के बाबूजी अपनी बीमारी का इलाज यहाँ रह कर करते तो इसमें क्या बुराई थी? आखिर ये घर उनकी बेटी का भी तो है। खबरदार जो ऐसा का प्रशांत, ये घर मेरा है और इस घर में किसे रखना और किसे नहीं ये हम और तुम्हारी माँ डिसाइड करेंगे। बहू या तुम नहीं, रौब से चिल्लाते हुए सुरेश जी कहते हैं, ठीक है बाबूजी, यदि ये घर आपका है तो अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। जहाँ इंसानियत की कोई जगह ना हो, जहाँ घमंड और रौब का बोल बाला हो, उस घर में मैं अब और नहीं रह सकता। हम कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर प्रशांत जाने लगता है कि तभी रोहिणी जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं
और कहती हैं इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा। तू चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा। चाहिए तो तू अभी के अभी बहू के बाबूजी को बुला ला। मैं अपने हाथों से उनका कमरा ठीक कर दूंगी, पर घर छोड़कर जाने की बात मत कर। खुद के भविष्य की चिंता। और श्रवण कुमार सा बेटा और प्रतिमा जैसी आज्ञाकारी बहू के दूर जाने के डर से डर कर रोहिणी जी कहती हैं अपने पर आई तो बात समझ में आई माँ जी। यहाँ 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर रहती हुई, इसलिए हमारी कदर नहीं है। आप लोगों की नजरों में 20 साल हो गए माँ जी इस घर में मुझे आए हुए, पर आज भी मैं अपने किसी परिवार को यहाँ नहीं बुलाई और ना ही बुलाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का नेचर। पर इस बार तो आप हद ही पार कर गई। मेरे बीमार पिता की आंखों में आंसू दे गई। क्या गलती थी उनकी यही ना कि वो एक बेटी के बाप और बेटी के कहने पर यहाँ चले आए। पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं भले इस घर में रहूं या ना रहूं, पर आप आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत पाल कर रखिएगा, क्योंकि आज जो आपने किया उसको मैं कभी नहीं भूल सकती माँ जी। ऐसा कहकर प्रतिमा अपने कमरे में चली जाती हैं और प्रशांत भी प्रतिमा के पीछे पीछे चला आता है। सुबह जब प्रतिमा अपना सामान बांध रही थी तो प्रशांत प्रतिमा को आवाज लगाता है, प्रतिमा जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आए। प्रतिमा भाग कर आती और देखती है उसके बाबूजी और बड़े भैया सुरेश जी और रोहिणी जी के साथ दरवाजे पर खड़े थे। प्रतिमा पकड़कर बाबूजी को बैठाती है और प्रश्नवाचक दृष्टि से बड़े भैया को देखती है। तब बड़े भैया कहते सुबह सुबह माँ जी और बाबूजी आए हमारे कमरे में जहाँ हम लोग रुके थे और काफी मिन्नती करने लगे, अपने किए की माफी मांगने लगे, तो हमें आना ही पड़ा। अरे बहू अब खड़ी रहोगी या अपने बाबूजी को अपने कमरे में ले जाओगी, और हाँ इनका पूरा ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रशांत बेटा ऐसे कहते हुए सुरेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रोहिणी जी कहती हैं समधी जी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक बेझिझक आराम से यहाँ रहिए, आखिर ये आपकी बेटी का घर है।